करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? और सबके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? यहाँ तो बहुत बारिश है और आपको वॉइस डिस्टरबेंस हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। और कल जो था वो यूपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम था उसका फर्स्ट पेपर ऐसे पेपर हो चुका है। आपने आई होप कि पेपर देखे होंगे और ऐसे का पेपर ज़रूर देखा होगा। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? डर वर तो नहीं लगा आपको? अगर आप डर भी गए हों तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपको अगले साल तक जब आप अपीयर होंगे तब तक कंफर्ट कर देगा। सो डोंट वरी, हम सभी चीज़ों को हैंडल करेंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी स्टडी में ईमानदार रहिए और इस सेशन के साथ में कंटिन्यू रहिए। सब कुछ चीज़ आसान हो सकती हैं। यूपीएससी भी कोई ऐसी जर्नी नहीं है, हाँ टफ ज़रूर है, लेकिन ऐसी जर्नी नहीं है कि जिसको कि हम हासिल नहीं कर सकते हैं या उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। हर चीज़ के लिए एक रास्ता बना होता है, उस प्रॉपर रास्ते पे चल के हम अपने एम को पा सकते हैं। तो अपने अपने लक्ष्य के लिए डटे रहें और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम यूपीएससी मेंस का पेपर देखते हैं तो एक डर क्रिएट होता है, क्योंकि जब हम पहली बार में उसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम बारीकी से उस पर सोचने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है। और जैसे जैसे हमारे प्रिपरेशन का दायरा बढ़ता जाता है, जब सब्जेक्ट कवर होने लगते हैं, उसके करंट अफेयर्स कवर करने लगते हैं, हम उसके आयामों को समझने लगते हैं, सिलेबस को, प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन को जब प्रिडिक्ट करने लगते हैं तब चीज़ें आसान होने लगती हैं। सो आपके साथ भी आसान चीज़ें होने लगेगी, कुछ वक्त लगेगा। अभी आप स्टार्टिंग जर्नी में हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप चीज़ों को हैंडल करते जाएंगे वैसे वैसे आप भी इसमें कंफर्टेबल रहेंगे। अब हम पहले ऐसे के पेपर पे ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऐसे का पेपर है वो दो सेक्शंस में है, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी। जो सेक्शन ए था उसके जो सारे टॉपिक थे वो एक अमूर्त टॉपिक थे, और अभी जो यूपीएससी का ट्रेंड है वो अमूर्त टॉपिक के ऊपर बना हुआ है। मतलब हर सेक्शन में अमूर्त टॉपिक होता ही होता है, लेकिन अभी जो सेक्शन ए है उसमें सारे टॉपिक लगभग लगभग अमूर्त हैं, जहाँ पे आपको कुछ अपनी थॉट जब तक आप अपनी नहीं लगाएंगे तब तक उसका आंसर नहीं निकल सकता, या आप उस पर ऐसे नहीं लिख सकते। लाइक दैट पहला जो ऐसे का टॉपिक दिया है इन्होंने, चिंतन एक तरह का खेल है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। यहाँ पे जो ये एक अमूर्त टॉपिक था और यहाँ पे जो बात की गई है वो दो विपरीत तर्कों के बारे में बात की गई है, कि अगर पक्ष है सिर्फ और विपक्ष नहीं है तो कब तक बात कर सकते हो आप? किसी भी आपका एक थॉट है और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए दूसरा थॉट नहीं है तो कुछ भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है। फिर वो काउंटर करेगा तो आपको, अगर आपके पास आंसर है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको खोजेंगे कि हाँ इसने ये बात सही कही। जैसे मैंने मान लो बोल दिया कि मैंने बल्ब बना लिया है, बना के शो कर दिया और वो मध्यम चल रहा है या उससे दिख नहीं रहा है, रोशनी उतनी प्रॉपर फैल नहीं रही है, तो अब मेरे हिसाब से वो बल्ब परफेक्ट है। लेकिन अगर कोई अदर पर्सन आता है वो बोलता है यार इससे तो घर रोशन ही नहीं हो रहा है, पूरे घर में रोशनी नहीं हो रही है, और अगर मेरे पास हाँ ये एक तर्क हो गया कि वोल्टेज की कमी होगी ये तब तक तो ठीक है, लेकिन बल्ब में कोई कमी है तो फिर मेरा दिमाग चलेगा कि हाँ मेरे बल्ब में कोई कमी है, जो ये लाइट जो है उसको स्प्रेड नहीं कर पा रहा है, तो तभी मेरा जो प्रयोग है उस तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था, इसको मल्टीपल एस्पेक्ट्स में आपको लिखना है। आपका काम ये है जितने भी टॉपिक हैं इनके बारे में आराम से बैठ के घर पे सोचें। सिर्फ ये करना है कि सोचना है कि क्या क्या इस आयाम में आ सकता है, जितने आए, चाहे 2 पॉइंट आ रहे हैं आपके मन में, कुछ भी आ रहा है, कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट वाले, उनको एक पेपर पे लिखो। लेकिन हर टॉपिक पे 15-20 मिनट सोचो ताकि आपका दिमाग खुले। और जो जैसे आप अभी स्टार्टिंग स्टेज में हैं, हो सकता है 15-20 मिनट में आपके मन में उतने विचार नहीं आए, तो इन टॉपिक्स को अपने जहन में रखना है, अपने माइंड में रखना है। जहाँ कहीं पे भी घूमते फिरते आप थोड़ा फ्री महसूस करें तो दिमाग को चला लें वहाँ पे कि क्या होगा,
ऐसा ये टॉपिक था, इसके बारे में और क्या हो सकता है, तो एकदम क्लिक होगा और उसको नोट कर ले। ऐसे अगला टॉपिक था, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। मतलब ये एक डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन है कि अंतर्ज्ञान मतलब आपके अंदर का ज्ञान और तर्क दोनों होंगे तभी कोई निर्णय, दूरदर्शी निर्णय आप ले सकते हैं, जल्दबाजी में नहीं। ये भी एक अमूर्त टॉपिक था। ऐसे सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसको कि आपको फिलोसॉफिकल लेवल पे भी लिखना है, थॉट्स के लेवल पे भी, एक जैसे अभी हमने साइंस की बात की, वो अलग अलग आयामों में आप इसको लिख सकते हो। ऐसी है रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। यहाँ पे ये भी एक अमूर्त टॉपिक था जिसके बारे में आपको लिखना है। इनके बारे में धीरे धीरे आपकी जो माइंड है वो खुलेगा, अभी आपको दिक्कत आ रही होगी। सबसे मेरे हिसाब से इजी मेरे को फर्स्ट सेकंड लगे, तो आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं कि आपका दायरा कहाँ है। सेक्शन बी में क्वेश्चन था, लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं। ये जो है बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको आप इजीली लिख सकते हो। मतलब आपके आसपास के जो माहौल है, आप उसको देख के इस क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आपके साथ भी हुई होगी इसमें से। तो ये जो टॉपिक था वो बहुत इंटरेस्टिंग था और आप इसको आराम से लिख सकते थे। सेकेंड है गणित ज्ञान का संगीत है। ये एक अलग टाइप का टॉपिक था जिसको कि आप थोड़ा टच करने में आपको दिक्कत हो सकती है। जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। ये जो है वो इकोनॉमिकल एंगल से भी क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से इकोनॉमिकल ज़्यादा है, फिलोसॉफिकल भी इसका है कॉन्टेक्स्ट, लेकिन ये जो अभी जो अमीर गरीब का जो फासला होता है और उस तरीके से क्वेश्चन का आंसर जाएगा। ये शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। यहाँ पे जो शिक्षा है वो रटंत विद्या, वो वाला कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ पढ़ के और निकल गए और हमारे अंदर कुछ नहीं रहा, मतलब गुणात्मक शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये उससे रिलेटेड था। तो सेकेंड वाले में जो टॉपिक थे वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड, हम जो मेंस के जो सिलेबस देखते हैं उससे उसका आंसर दिया जा सकता है। और जो सेक्शन ए था वो थोड़ा माइंड गेम वाला था कि माइंड लगा के आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो हर टॉपिक के बारे में आपको सोचना है और अपने दायरे को फैला के सोचना है। ऐसा नहीं कि बस एक ही डायरेक्शन में हम सोचे जा रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन में इनको सोचने की कोशिश करना है। फिर जब आगे जैसे जैसे पेपर होंगे हम डेली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं हमारे करंट इवेंट के सेक्शन में। करंट इवेंट में सबसे पहले जो एक छोटी सी न्यूज़ है वो है देश भर में स्मार्टफोन पर आपदा अलर्ट का बीप दिया गया था। जो शुक्रवार को जो था वो ये बीप दिया गया था। इसका एक मकसद ये था, एक ट्रायल था कि अगर कोई आपदा आती है कंट्री में तो उसका जो मैसेज है या जनता को जल्दी अवेयर कैसे किया जा सके। तो जहां आपदा प्रबंधन के प्रयास आते हैं वहां पे जब आपको एग्जाम्पल लिखने होंगे कि सरकार क्या प्रयास कर रही है तो वहां पे आप इसको लिख सकते हैं। इसका जो उद्देश्य था सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर लोगों को अलर्ट करना था। वही अभी हमने देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक एडिटोरियल है, एक अपने आचरण से निराश करते जनप्रतिनिधि। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम आएगा कि किस तरीके से जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो व्यवहार करते हैं और उसका लोकतंत्र पे क्या इफेक्ट होता है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट बनेगा, उसी कॉन्सेप्ट के लिए ये एक एडिटोरियल है। अब नया एक डेवलपमेंट हुआ है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये नहीं था पहले। अभी तक जो जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते थे वो हाई कोर्ट में सोल्व होते थे। अब इसके लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बना दिया गया है। ये जो ट्रिब्यूनल होगा, अभी 31 पीठें स्थापित करने की इसमें घोषणा हुई है कि 31 पीठ अलग अलग स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएगी।
ट्रिब्यूनल की स्थापना से जो 14,000 केसेस जो लंबित पड़े हैं जीएसटी के हाई कोर्ट्स में और निचली अदालतों में, उनको सोल्व किया जा सकेगा। और जो अभी हम देखते हैं हाई कोर्ट या जो लोअर कोर्ट होती है, उनमें जो जैसे केस गए हैं तो उनमें वक्त लगता है, और यहाँ पे ज़रूरत होती है त्वरित निपटान की, क्योंकि हमको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोवोक करना है, उसको बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है उसको, ताकि कि जो व्यापारी हैं उनको दिक्कत ना हो और हमारी जो इकोनॉमी है वो इजीली रन करती रहे। तो ये यहाँ पे इस चीज़ से जो त्वरित न्याय है वो सुलभ हो सकेगा। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि जीएसटी अधिकारियों के फैसले के खिलाफ अपील की जो संख्या है वो जून के अंत तक 14,227 हो गई हैं, जो कि मार्च 2021 में थी 5,449। मतलब ये जो है डबल से भी ज़्यादा हो गई है, इसलिए अब इसकी ज़रूरत थी। इससे त्वरित और किफ़ायती समाधान सुनिश्चित हो सकेगा, व्यापार करने में आसानी हो सकेगी, और जो व्यापार में बाधाएं आती है उसको दूर किया जा सकेगा। तो एक न्यूज़ थी। अब आगे इसके बारे में जो भी डेवलपमेंट होता है कि कौन इस ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे, कैसे निर्णय लेगा, इसके बारे में जैसे जैसे आगे पता चलेगा हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो टॉपिक था जीएसटी वाला, ये विवाद निवारण तंत्र एवं संस्थान जो पेपर 3 है उसका हिस्सा है, सॉरी पेपर 2 है उसका हिस्सा है। पेपर 2 में विवाद एवं निवारण संस्थान उसका हिस्सा है, और आपको इस टॉपिक से जितने भी ट्रिब्यूनल्स अभी तक काम कर रहे हैं और प्राधिकरण है उनके बारे में बेसिक बिल्कुल कंप्लीट कर लेना चाहिए। कोई वो उसमें नहीं है कि से क्वेश्चन आ जाए आपका प्री में और मेंस दोनों में, इसलिए आपको ट्रिब्यूनल्स को और प्राधिकरण वाले टॉपिक को भी साथ साथ कंप्लीट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है न्याय में तकनीक का प्रयोग। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमने देखा था कि कोविड जब आया था तो वहाँ पे हाइब्रिड तरह से सुनवाई होती थी, मतलब कि मैनुअल आप जाके भी सुनवाई कर सकते हैं, में पार्ट ले सकते हैं, और जो ऑनलाइन तकनीक थी उसके द्वारा भी। लेकिन अभी क्या हुआ, कोविड के बाद में बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने और न्यायाधिकरणों ने अपनी इस सुनवाई को जो ऑनलाइन होती थी उसको रोक दिया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इससे ये जो हाइब्रिड सुनवाई होती है इससे बहुत फ़ायदा होता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी सुनवाई के लिए वहाँ पहुँचने में सक्षम नहीं है, तो वो ऑनलाइन तो पहुँच ही सकेगा, उसका ईज़ हो जाएगा, जहाँ पे भी है वहाँ से उस सुनवाई में हिस्सा ले सकता है। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये इशू रखा है कि क्यों नहीं हो रहा है। और अभी हमने कल भी डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट तकनीक को लेके बहुत अवेयर हो गया है। तो ये जो पूरा टॉपिक है वो पूरा डायरेक्शन इसका जो हमने कल डिस्कस किया था पारदर्शिता और जवाबदेहिता, वहाँ उस ओर जा रहा है। तो आपको न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसमें भी यही बताया गया है कि इससे जो ईज़ बढ़ता है, और उस जो मुकदमे होते हैं उनके लिए जो व्यक्ति हैं वो सुनवाई के लिए जल्दी आ पाता है, या उसकी सुनवाई में कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण के ऊपर है। गिद्ध संरक्षण वाला जो टॉपिक है पेपर 3 के जैव विविधता संरक्षण जो टॉपिक है उसके साथ में लिंक होगा, और पर्यावरण संरक्षण से लिंक होगा। गिद्ध जो होते हैं वो प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं, और ये जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गिद्ध की जो संख्या में कमी आई है वो जो पशुओं के दर्द निवारक जो गोलियां आती है, टेबलेट्स जो होती है, उनसे उनकी वजह से इनकी किडनी जो है डैमेज हो जाती है, क्योंकि जो पशु उस दवा को खाते हैं फिर गिद्ध उन पशुओं को खाते हैं, उनसे इनमें ट्रांसफ़र होके इनके जो किडनी है वो डैमेज हो जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा संख्या में गिद्धों की संख्या में कमी आई थी। इसमें बताया गया है कि गिद्धों की संख्या में उस जो टेबलेट है उसकी वजह से 97% तक कमी आ गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से संकेत दिया कि गिद्धों की आबादी 3 दशकों से अधिक समय में 4 करोड़ से घटकर केवल 19,000 रह गई। ये डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ 19,000 गिद्ध बचे हुए हैं। इनकी विलुप्ति का मुख्य कारण जो मुख्य दवा थी वो थी डाइक्लोफिनेक।
ठीक है। प्री में पूछा जा सकता है कि डाइक्लोफिनेक कौन सी दवा से गिद्धों का बहुत ज़्यादा गिद्ध मारे गए हैं, तो बता सकते हैं आप। ऐसे ही कीटनाशक और भारी धातुओं के कारण भी गिद्धों की मौत होती है। ऐसे ही बिजली के जो वायर उनसे टकरा के और पेड़ों की कटाई जो हो गई है उनसे भी गिद्ध अब विलुप्त हो रहे हैं। तो आप जहाँ पे अगर कारण पूछे तो ये सब कारण बता सकते हैं। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि तेंदुए घुस रहे हैं बार बार। तो वो इसी कारण से हो रहा है कि जो जंगली कुत्ते हैं उनको खाने के लिए वो वहाँ आते हैं, और जो ये जो गिद्ध हैं उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है। तो गिद्ध उन्हीं की जो गिद्ध कम हुए हैं उनकी वजह से तेंदुए उधर पहुँच रहे हैं। और कुत्तों का शिकार करने में जो कुत्तों का शिकार करने के लिए जो तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हो गई है। जो पालतू कुत्ते जो घरों में इधर गांव साइड या ग्रामीण एरिया में उनको खाने के लिए। 1990 के दशक में तकरीबन 40 लाख गिद्ध थे जो 12 लाख टन मांस वार्षिक दर से समाप्त करते थे। इनका जो एक काम है ना रेगुलेशन का, उसको बताया गया है कि 12 लाख टन मांस खाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या में कमी आ गई है। तो जो जैसे कि कुछ जीवाणु या विषाणु से फैलने वाली जो बीमारियां होती है उसमें भी हम वृद्धि देख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ बताया गया है कि क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। तो गिद्ध कार्य योजना चलाई गई है जो 20 से 25 के लिए चलाई गई, 2020 से 2025 के लिए। ऐसे उत्तर प्रदेश में एक जटायु संरक्षण केंद्र खोला गया है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जो कि विश्व में अपनी तरह का पहला केंद्र है। ऐसे ही जो ये गिद्ध हैं वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं और IUCN के द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में सूचीबद्ध किए गए हैं। फिर इसमें जो है वन विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन के लिए मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ में भी भागीदारी की है ताकि इनकी मौतों के कारणों का पता लगाया जा सके। फिर भारत में अभी जो है 9 प्रजनन गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हैं, जिनमें से 3 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्रशासित है। तो इनके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि ये चीज़ें हैं। आपको गिद्ध संरक्षण के बारे में अपनी जो बेसिक इकोनॉमी इन्वायरमेंट की जो बुक होगी वहाँ पे आराम से मिल जाएगा, और इसको पढ़ लेना एडिटोरियल को, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। ये आज की कुछ इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ नए टॉपिक के साथ में, नए इवेंट्स के साथ में मिलेंगे। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।